हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। अब आज हम लोग जो अगली कड़ी लेकर के आए हैं एग्जाम बूस्टर बैच में लाइट में। हमने इसके पहले आपको दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को करवाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आज हम वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। यह जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 0.5 है तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन को करना, लेकिन इससे पहले हमको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट जुड़िए, क्योंकि आपको टॉप करना है एग्जाम बूस्टर बैच में, इसलिए आपको इससे जुड़ना चाहिए। और इधर उधर मन भटकाइए। सिर्फ मोबाइल मिले तो ना तो फेसबुक पे जाना है ना तो इंस्टाग्राम पे जाना है, सिर्फ जाना है तो केडीएन एकेडमी पे ही आपको जाना है, जहां से आप सफलता का परचम लहरा सकते हैं, इसलिए और कहीं नहीं जाना है। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जो प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दो नियम होता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका है विरल माध्यम है, यह है सघन माध्यम। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो ये इसका नॉर्मल है। सपोज दैट दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसका। अगर लाइट रेज विरल से सघन माध्यम में आएगी, ये ऐसे सॉरी, तो इसको तो ऐसे निकल जानी चाहिए, लेकिन ये अविलंब की तरफ झुकती। और दूसरा क्या है कि अगर प्रकाश की किरण कहां से कहां आती है, ये नॉर्मल है इसका, ये आप इसको सघन कह दीजिए, इसको विरल कह दीजिए, विरल। तो ये क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो सपोज दैट ये टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन ये तो स्ट्रेट होना चाहिए भाई, चूंकि लाइट रेज है, ऐसे सीधे निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है, ऐसे होता है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि ये ऐसा क्यों होता है कि क्यों लाइट रेज अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर जा रही, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा क्यों भटक रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, रेयरर है कि डेंसर है। तो ये इसका जो नियम है कि आपतन कोण की ज्या आई, अपवर्तन कोण की ज्या आर का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे साइन आई बाई साइन आर बराबर अपवर्तनांक बराबर n कहते हैं। इसे म्यू से भी लिखते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n, दैट इज म्यू। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही अपवर्तनांक है। देखिए इसमें एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज निर्वात या वायु से किसी मीडियम में जा रही है तो उसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वही निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। अगर लाइट रेज कहां जा रही है,
निर्वात से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तब वो जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन अगर कोई लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, यही इसी को आप जो है 1n2 भी बोल सकते हैं। 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या या सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, इसकी बात आप समझिए कि जो सघन माध्यम होता है, जैसे जिस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी कम हो, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाए, वो सघन माध्यम होता है। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट डस्ट पार्टिकल है, अब डस्ट पार्टिकल जहां ज्यादा होंगे वहां लाइट जो है क्या होगी, वहां पे लाइट थोड़ा स्लो स्पीड से चलेगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल उसको रोकने का काम करेंगे। या ऐसे आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि एक कॉलेज की फील्ड है और इस फील्ड पे जो है कम से कम मतलब 50 लोग हैं और एक बच्चे को दौड़ करके निकलना है फील्ड से, तब वो आसानी से निकल सकता है सीधे दौड़ते हुए कि जब 2-4 बच्चे पकड़ने वाले हो तब। जब संख्या कम रहेगी तो उसको रोकने वाले कम लोग मिलेंगे, वो आराम से स्पीड से निकल जाएगा। तो वैसे ही प्रकाश में जहां पे जो है माध्यम जैसे सघन होता है तो वहां पे उस माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं, तो प्रकाश की लाइट को वहां जाने में जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित भी होता है और स्पीड भी उसकी स्लो हो जाती है। और जबकि विरल माध्यम में डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सघन और विरल माध्यम यही होता है कि जहां पे प्रकाश की स्पीड ज्यादा हो वो विरल माध्यम, जहां प्रकाश की स्पीड कम हो जाए वो सघन माध्यम हो जाता है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है, अपवर्तनांक की बात आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि प्रकाशिक रूप से कोई माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। अब सघन और विरल कौन होगा, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वह सघन विरल हो जाएगा, जहां स्पीड कम होगी वो सघन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके इसी अपवर्तनांक पे संबंधित हम जो है आपको सवाल बताने वाले हैं। और एक जो है और होता है अपवर्तनांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है, जैसे आपका मान लीजिए आप किसी उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं किसी पानी में, एक सिक्का डाल दीजिए पानी में बाल्टी के अलावा से, तो आप देखेंगे तो सिक्का जो है आपको लगता है कि बहुत कम ही गहराई पे, बहुत कम ही गहराई पर है, लेकिन जब हाथ उसको डालेंगे लेते लेते तो आप ज्यादा जाएंगे। या एक छड़ी डाल दीजिए सीधे, वो आपको जो है टेढ़ी दिखती है, ये अपवर्तनांक के कारण होता है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, अगर अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये होता है अपवर्तनांक। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन फार्मूले हैं, मैं उसको भी रिव्यू कर रहा हूं, तब तक आप लोग उसको देखते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा और इसमें एक और टेक्निकल बातें हैं जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हम क्लियर करना चाहते हैं। इसके बाद इस सवाल को तो मैं यूं चुटकियों में ही लगवा दूंगा, यूं चुटकियों में ही लगवा दूंगा, यूं चुटकियों में सवाल लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लल्लू लाल। सिर्फ आप लोग बूस्टर बैच के साथ जुड़िए। चलिए होता क्या है देखिए, जैसे ANG, GNA, ANW और ANL, इसको क्या पढ़ते हैं ये समझिए आप। इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको पढ़ते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष जल
का अपवर्तनांक, और इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। मतलब जिसका अपवर्तनांक होता है वह पीछे की तरफ लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष होता है वो आगे की तरफ लिखा जाता है। जैसे 1n2 कहीं पे लिखा होता है 1n2, इसका मतलब क्या है? 1n2 का मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n2/n1। ये तो ऐसे इसको हम लोग करते हैं। तो अपवर्तनांक पहले पढ़ना आप लोग जान जाइए क्या है, इसके बाद अब तो सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। और जो n बराबर होता है ये c/v भी होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, या अपवर्तनांक का सूत्र 1 बराबर n बराबर 1 ये भी होता है, और n बराबर 1 होता है वास्तविक बटे आभासी गहराई होता है। इसके बाद ये तो आप जान ही रहे हैं ANW गुणे WNA बराबर 1 भी होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है ना, क्योंकि अभी आप जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में इसको देखेंगे। चलिए तो ये सारी बातें हैं, तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं विशेष रूप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको समझ में आ गया अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कोई भी पदार्थ जो है प्रकाशिक रूप से कितना सघन है कितना विरल है कोई माध्यम, यही बताता है। क्या बताता है? यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बताता है। तो अपवर्तनांक पे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है लगातार करते रहिए। चलिए देखिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दिया है 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। यदि जल का अपवर्तनांक n बराबर आपको दिया है 4/3, तो जल में प्रकाश की चाल v बराबर निकालना है। v बराबर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हमने फार्मूला बताया, जस्ट बताया, तुरंत बताया, उसी फार्मूले को आप लोग लगाएंगे फटाफट। आप लोग जो एग्जाम बूस्टर बैच को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, n बराबर क्या होता है? c/v होता है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? c/n हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। c का मान कितना है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और n का मान कितना है? 4/3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 3 तिरिका 9 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे 4। 4 से 9 में भाग देंगे तो आएगा 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा अपवर्तनांक है तो स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी उसी रेशियो में, क्योंकि n बराबर क्या होता है हम जानते हैं, c/v होता है। n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी कड़ी में बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? दूसरा क्वेश्चन आइए। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब करिए KDN अकेडमी को। तो यहाँ पे जो है अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष GNA बराबर दिया है 10.5 मेरे प्यारे बच्चों। तो ANG पूछ रहा है वाट, तो अभी हमने आपको बताया रिवर्सिबिलिटी माने GNA गुणे ANG बराबर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो 1 होता है, फार्मूले से भी होता है, इसको आपको याद करना है, याद करना है। तो चलिए फटाफट जुड़िए आप लोग जो है। GNA बराबर मतलब GNA 1.5 गुणे ANG बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.5 हो जाएगा। अब ये आपका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10/15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए, 0.66 कुछ ऐसे आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिए और फटाफट जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है। आप लोग फटाफट जो है केडीएन एकेडमी से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक पारदर्शी कांच से बने आयताकार गुटके, एक पारदर्शी कांच से बने आयताकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फटाफट जुड़िए आप लोग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये कोई गुटका है कांच का, दिस इज द एक गुटका 4 सेंटीमीटर है ये गहराई h। यहाँ पे तली पर एक जो है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट है, मैं तो ब्लैक से ही बना दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट को देखो, ऊपर से देखा जा रहा है, व्यूअर कहां से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो कह रहा है कि इसकी आभासी गहराई क्या होगी, चूंकि कांच की तली पे नीचे है वो जो है बिंदु, और हम ऊपर से देख रहे हैं तो थोड़ा मुझे ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा, मतलब ये पूछ रहा है। कांच का अपवर्तनांक दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 1.6 है, जो या न बराबर 1.6 है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि एक कांच का जो है गुटका है जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो है इसकी गहराई भी 4 सेंटीमीटर है। इस गुटके के नीचे वाले बिंदु पे, यहाँ पे एक काला सा बिंदु है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये बिंदु है। अब ऊपर से कोई चीज व्यक्ति देख रहा है तो कह रहा है कि इसकी आभासी गहराई कितना होगी, यह क्या वास्तव में 4 ही सेंटीमीटर पे दिखेगा या उससे और कम गहराई पे व्यूअर को दिखेगा, देखने वाले को ये महसूस होगा। तो यहाँ पे चूंकि अब ये फार्मूला n बराबर इतना है, तो हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट उसको आप लोग याद करिए। n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यही क्वेश्चन है। तो n का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1.6 है, बराबर वास्तविक गहराई आपको 4 सेंटीमीटर दिया। आभासी माना x है, आभासी गहराई क्या है इसका, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 1.6। अगर 10 से गुणा करें दशमलव हट जाएगा मेरे प्यार बच्चों, इतना हो जाएगा 4 गुणे 10 बटे 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 बटे 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको जब हम भाग देंगे तो 2 कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है, जो गुटका है आपका, जो कांच का गुटका है पारदर्शी, जो कांच का गुटका है, उसके नीचे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई बिंदु स्थित है, तो अगर ऊपर से कोई व्यूअर दिखता है तो वास्तव में 4 सेंटीमीटर नीचे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 2.5 सेंटीमीटर गहराई ही इसकी आभासी गहराई होगी। जैसे हमने कहा कि आप किसी सिक्कों को जब पानी में डालते हैं तो वास्तव में जो है जितना गहराई पे सिक्का आता है उतना गहराई प्रतीत नहीं होता, तो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो है आभासी गहराई वास्तविक गहराई से हमेशा कम प्रतीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस सेशन को एकदम बहुत प्यारा और बहुत सुनहरा बनाइए। एग्जाम बिस्टर बैच 2026 केडीएन एकेडमी को आप लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।